हेलो स्टूडेंट। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो भाई बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाओ। यार भाई, टाइम 10:30 है, तो आप लोग तो 9 बजे से ही बोलने लग जाते हो क्लास नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। यार भाई, 10:30 बजे का टाइम निश्चित है, और मैं अगर लेट हुआ हूं तो बताओ भाई। चलो भाई, शुरू करें आज का प्रोग्राम। जल्दी से आ जाओ। मेरी आवाज ओके है? मेरी आवाज बताइए, एकदम सही है, परफेक्ट है भाई? अब जल्दी से बस सिग्नल दो फटाफट से। ऑल ओके, आवाज वगैरह सब फर्स्ट क्लास। शुरू करते हैं, शुरू किया जाए आज का धमाल। ओके सर, नाउ देखो भाई, अब क्या है कि बातें कम, काम ज्यादा। तो आइए बच्चों, आज का जो चैप्टर है, पहला है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसे खत्म कर लो पहले, फिर उसके बाद होता है डीसी सर्किट। जो मैंने अभी तक चीजें बताई है, उनमें से तुम्हारे 6-7 नंबर का मसाला हमने इकट्ठा किया अभी। अब आज का जो ये टॉपिक है, यहां से कभी एक सवाल फंस जाता है, कभी दो सवाल फंस जाते हैं। तो जरा इसको समेटते हैं पहले कि भैया बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी बेसिक वैद्युत की, यहां से। और भाई, इस क्लास में जितना मुझे समय लग रहा है, उससे ज्यादा समय मुझे आपकी हिंदी इंग्लिश की समस्या को दूर करने में लग रहा है। और मुझे अगर ये पता होता कि इसमें ये मेहनत लगेगी, तो मैं इसका थोड़ा बहुत कॉस्ट भी ज्यादा करता। लेकिन खैर, अब जो है वो है भाई। आओ जी, फिर शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला ये टॉपिक है, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जी। ये अलग से आप लोगों के प्रथम ईयर में अलग से एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, बेसिक वैद्युत की। अब भाई देखो, पास होना तुम्हारा काम है, मेहनत करना मेरा काम है। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई दिक्कत हिंदी इंग्लिश लॉजिक कॉन्सेप्ट की नहीं आएगी। एक से बढ़कर एक शॉर्टकट वॉर्टकट जो भी है मेरे पास, मेरे झोले में, सब प्रदान करूंगा तुम लोग। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो आपको याद रखने हैं। इस पेज से एक सवाल फंसने का चांस है, क्योंकि ये सबसे प्रथम चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी में। और ये सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी वाले, अब जितनी ये चीजें हैं, ये भाई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी बहुत जरूरी है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात करें, तो ये जे जे थॉमसन ने की थी 1907 में। देख, 1897 में। ये सन याद करने की जरूरत ना है तुम्हें, लेकिन ये याद जरूर करना कि खोज किसने करी थी। जो जो टिक लगा रहा हूं ना इन पे, वो मसाला मत छोड़ देना जालिमो। किसने? जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। जो बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा उसे पास करा दूंगा। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये सी लिखा ना, कुलाम है, इसका मतलब है कुलाम। ये ले, कितना होता है देखो, ऋणात्मक होता है 1.6 10⁻⁻19। अब आ जाओ द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो भाई बच्चों, ये तीन चीज याद करो पहले तो। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे जे थॉमसन साहब ने करी। आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अच्छा जी, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाहरी कक्षा में घूमते हैं। ये बाहरी कक्षा में घूमते हैं, रिवॉल्व इन आउटर क्लासेस। देखो प्रोटॉन जी, प्रोटॉन कहां होता है? प्रोटॉन होता है बच्चों न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में। नाभिक में। अब ये डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन साहब ने। किसने? गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19,
और इसका द्रव्यमान होता है, देखो साहब ये, उसका द्रव्यमान ये है। अब इन दोनों से याद कर लो ये कि देखो भाई बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना, ये सवाल फंसता है। तीन चीजें यहां सीख ली, हर हर महादेव जी, गुरु जी, तीन चीजें यहां सीख ली हमने। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा मेरे बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद कर लो, ये होता है 1840। ऊपर प्रोटॉन का द्रव्यमान है, नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कितना 1840 होता है, 40। यानी ऊपर प्रोटॉन होना चाहिए, नीचे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है भाई। अच्छा जी, अब आ जाओ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी कहां पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब जैसे मैंने नाभिक लिखा तो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है प्यारे बच्चों कि गुरुजी नाभिक की खोज बता दो किसने करी थी। तो ये करी थी रदरफोर्ड साहब ने, नाभिक की खोज कर दी थी बच्चों, रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज कर दी थी न्यूक्लियस की। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक जी ने, न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक साहब ने। अब न्यूट्रॉन उदासीन होता है, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं, उदासीन। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग वही जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। तो आपको समझाने के लिए ऐसा कर लूं क्या, इसे मैं mn यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन समझ लेना मेरे दोस्तों, और इसे मेरे भाइयों मास ऑफ प्रोटॉन समझ लेना। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, ये लगभग बराबर ही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में लगभग बराबर ही हो जाता है। हर हर महादेव। अब आता है परमाणु क्रमांक, जैसे कहा ना एटॉमिक नंबर, इसे हिंदी में बोल देते हैं यार भाई परमाणु क्रमांक। क्या बोल देते हैं? परमाणु क्रमांक। तो ये हमेशा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ऐसा भी हो सकता है ये कि गुरुजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही आते हैं। अब आ जाओ जी मास नंबर, परमाणु भार जिसे लिखते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें मास नंबर में हम क्या करते हैं कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देते हैं। मेरे बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके लिख देते हैं। क्या लिख दिया? देखो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ये करके लिख दो तो ये मास नंबर आ जाता है। देखो ये 1836 लिखा है, ये लगभग 1840 के बराबर ही पाया जाता है बेटा। ये 1836 होगा या फिर पेपर में 1840, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक साथ नहीं देता। अब ये बताओ ईमानदारी से कि ये बेटा याद हो गई चीजें? याद नहीं हुई तो एक बार प्लीज पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि घर बैठ के फिर नहीं पढ़ते रहोगे। बताओ बच्चों, मैं थोड़ा साइड हो गया, बताओ ये चीजें याद हो गई? आज तो कोई नहीं कह सकता गुरुजी हिंदी इंग्लिश का मैटर है, आज कोई नहीं बोल सकता। बताओ भाई बच्चों, ये चीजें याद हो गई आप लोगों को? बस ईमानदार रहना अपने साथ और मेरे साथ में। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया बेटा। आज ये भी मत बोलो कि सर बफर हो रहा है, आज हो ही नहीं रहा है, क्या बात कर रहे हैं। मैं तो इधर से पूरा इंटरनेट का तार ही बदलवा दिए ये। बताओ भाई बच्चों, याद हो गया? चलो अब आगे बढ़ूं, बताओ सिग्नल दो फटाफट से, ग्रीन सिग्नल। हो गया ग्रीन सिग्नल? हो गया, चलो डन, आगे बढ़ जाएं।
चलो अब देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं आवेश पर। आवेश से संबंधित सब जुगाड़ फिट करके लाया। आवेश से संबंधित देखो, आप लोगों को जितनी ये चीजें हैं ना जिन पे डबल स्टार है, सिर्फ वही पढ़नी है पेपर में, उन्हीं पे पर्सन है। अब इतना समय नहीं है कि मैं आवेश को डिटेल में समझाता, नहीं तो ये पूरा 2 घंटे का टॉपिक है आवेश। देखो भाई, चार्ज यानी कि आवेश, पहला प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव देखो क्या पूछता है। इसका जो मात्रक है ये हुआ है कूलाम, ये होता है जी कूलाम। पहला क्या है कि ये एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। पहला बिंदु ये बना लो, पहला ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहीं से आएगा। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है उसी प्रकार से आवेश का भी, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ये मतलब आवेश को तुम ना उत्पन्न कर सकते ना ही समाप्त, बस बदल सकते हो। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या देखो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मेरे बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव, सिर्फ जो बच्चा अभी से शुरू कर रहा है सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो तब भी एक दूसरे को दूर धक्का देंगे। कुछ ऐसा बना लो बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें देखने को मिलता है, या फिर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों जब भी समान चार्ज ये दिखेंगे ना तो हमें देखने को मिलता है, देखो प्रतिकर्षण। तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपल्शन देखने को मिलता है इनके बीच में। जब भी असमान दिखेंगे, अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, मेरे बच्चों ये हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस साहब ये लिख लो। अब आ जाओ, एक कूलाम में, एक कूलाम में 3-3 चीजें बता रहा हूं, एक पेज पे 2-2 3-3 चीजें, इतना नहीं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं। एक कूलाम में बता दो, एक कूलाम में देखो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डाटा सपने में भी याद रख लेना, ये डाटा बच्चों सपने में भी याद रख लेना कि भाई देखो, ये डाटा सपने में भी याद रख लेना। 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल डरना नहीं, सिंपल सवाल क्या है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन यहां भी बता दूं सवाल क्या है बच्चों, कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको भैया बता देना है, कई बार पेपर में 6.18 होते हैं, कई बार 6 ही लिख देता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं भाई। 6.25, कई बार 6.24, लेकिन 6 जरूरी है भाई। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं एक कूलाम का आवेश। ये एक एक लाइन वाले बिंदु प्लीज इनको याद रखिएगा। अच्छा जी बेटा, आपका जो मॉड्यूल फर्स्ट है ना, इसी में तुम्हें पास करवा दूंगा। 3 मॉड्यूल तो तुम्हारे और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि अगर एक ने धोखा दे दिया तो दूसरा बैकअप है तुम्हारे पास। चलो जी, ये याद हो गया। देखो अब बच्चों कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। अब कूलाम का नियम लिखवा देता हूं सीधे सीधे, सीधी बात, नो बकवास। ये 2 आवेश है हमारे पास में, ये 2 आवेश है बेटा, एक है Q1 और एक है Q2। ये दोनों के बीच की दूरी दे रखी है d, ठीक है सर। ये दोनों के बीच की दूरी है d, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके बीच लगने वाला बल बताता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम का कहना यह है बच्चों, ये होता है समानुपाती का चिन्ह। F समानुपाती होती है दोनों आवेश के गुणनफल के। पहला बिंदु दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बना,
एफ बराबर में एफ क्या मिलता है, Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। भाई ये तो ये कर लोगे अब कि कूलाम का नियम था, दो आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होगा बताओ, दोनों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर एक और प्रश्न है, बहुत फाड़ू था। एफ बराबर में हम लिखते हैं 1 बटे में एप्सिलॉन, 1 बटे में एप्सिलॉन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। जरा देखो भाई क्या करना है, जो एप्सिलॉन होता है मेरे बच्चों इसे कहते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, अभी बताऊंगा, परमिटिविटी, परमिटिविटी। सापेक्ष नहीं बोलते इसे, एब्सोल्यूट यानी परम, परम पैरा वैद्युतांक होता है, ये पैरा वैद्युतांक होता है। वैसे तो परमिटिविटी भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मेरे बच्चों इसकी जो मात्रक होता है ये जरूर पूछ लेता है, गुरुजी मात्रक भी बता दो, बस बस मात्रक याद रखना, फैरड पर मीटर, फैरड पर मीटर। हर हर महादेव, एक ये छप जाता है बच्चों, फैरड पर मीटर। अब भाई बच्चों एप्सिलॉन बना होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, तो एप्सिलॉन नॉट ये होती है हवा की परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसका मान रट्टा मार लो, एप्सिलॉन नॉट का मान गुरुजी क्या, 8.854 गुणा 10⁻⁻12 इकाई फैरड पर मीटर। बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है सर कर लेंगे। अब आ जाओ यहां बच्चों, एप्सिलॉन आर देखो क्या होता है, ये होता है सापेक्ष, सापेक्ष 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 को बोलते हैं रिलेटिव, सापेक्ष को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी बच्चों पैरावैद्युतांक। तो हवा में इसका मान होता है, हवा में इसका मान होता है 1, और भैया इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है। इतनी चीजों को मेरे कहने से रट्टो फटाफट से भाई, इतनी चीजें जो बोर्ड पर है सिर्फ वो पढ़ना है, और बच्चों बता दो कि ये याद हुआ कि नहीं। आवेश मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा, आवेश अदिश है या सदिश है, आपका जवाब होगा गुरुजी ये अदिश राशि है, ठीक है। जब बच्चों लाइक चार्ज यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और बेटा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, गुरुजी 6 जरूरी है, 6 गुणा 10⁻18 याद रखेंगे, फोड़ लेंगे। कूलाम का नियम, दोनों दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, छोड़ेंगे नहीं सर, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके जी भैया, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसका जो मात्रक है फैरड पर मीटर, और बच्चों हवा में होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। और मैं लगा देता हूं इस पे डबल स्टार। ये भाई जितने ये 6-7 बिंदु बताए, जो 6-7 बिंदु है ये बता दो भाई, कसम से बता दो ये याद हुए कि नहीं हुए, रट्टा मार लो इनका फटाफट। जो 6-7 बिंदु है इस पेज पे केवल वही याद करना, और कोई कहानी हमें नहीं याद करनी। बताओ भाई बच्चों, ये कहानी समझ आ गई इतनी? अब जल्दी से थम्स अप मारो, सिग्नल दो, आगे बढ़ूं क्या? पढ़ लिए ये? नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ने हैं मतलब पढ़ो। याद हो गए? बस ठीक है भाई, अब आगे चल जाते हैं फटाफट से बेटा। बहुत बढ़िया, चलो 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 भाई, 15 दिन तक डेली क्लास है भाई। कोई तबीयत ही खराब हुई मेरी तभी छुट्टी रहेगी, नहीं तो क्या छुट्टी करेंगे, इतना सा तो चुनना सा टाइम मिला है। आ जाओ जी, अब जरा ये देखते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाओ धारा पर, धारा, करंट। अब जरा इसका ऑपरेशन करता हूं मैं। धारा, भाइयों और बहनों, जो धारा होती है ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर जी।
स्केलर क्वांटिटी होती है। पहली बात तो ये, तुम्हें बढ़िया से सब मसाला सिस्टमैटिक दूंगा ताकि बेटा कोई देखे तो खुद ही बता दे कि मेहनत तो करी मास्टर जी ने। देखो आवेश प्रवाह की दर को, अब बेटा इतना टाइम नहीं करना है कि इसे तुम गुरुजी हम तो इसे ना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है भैया। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। कभी कभी ये बिंदु फंस जाता है तो याद रहे, आवेश प्रवाह की दर को। बस छुट्टी करो मेरे प्यारे बच्चों। जब भी कोई बैटरी दी जाती है, जब भी कोई बैटरी दी जाती है ना, जैसे ये कोई बैटरी दिखा दी, देखो भाई बच्चों, जैसे ये कोई बैटरी दिखा दी ना, तो भाई जो धारा है ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आती है। देखो लिखा होगा, धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक मानी जाती है, और बच्चों इलेक्ट्रॉन की दिशा इसके विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या करोगे मेरे बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कसम से बताओ ये 3 बिंदु याद है? ये अदिश राशि है, इसका जो मात्रक है साहब ये होता है एम्पियर। ये होता है, देखो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। याद रहेगा गुरुजी? बिल्कुल याद रहेगा। धारा सदैव पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी। ये रहा बच्चों, ये मेरे शेरों शेरनियों, धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव और इलेक्ट्रॉन सदैव निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। बस ये याद कर लो। अब आ जाओ छोटे छोटे उन सूत्रों पर जो पेपर में फंस जाते हैं। तो बच्चों I इज इक्वल टू, यहां आता है Q बाई टी। पहला सूत्र तो ये ठीक है गुरुजी। क्या गुरुजी इसे हम Q बराबर IT भी लिख ले? मैं कहूंगा भाई रोका किसने, छाप लो जो मन करे, क्या दिक्कत है बेटा। तो ये इसी से हमने लिखा, देखो I बराबर Q बाई टी। ठीक है बच्चों, तो Q का मात्रक क्या सिखाए रहे नलायको? गुलाम। तो देखो एक चीज और बता दो, 1 एम्पियर का मतलब हो जाता है एक एम्पियर का मतलब हो जाता है 1 कूलाम पर सेकंड। यानी ये कह दे कि कूलाम किसके तुल्य है, कूलाम किसके तुल्य है, तो तुरंत छाप देना, इसे इधर भेज दो एम्पियर सेकंड, या एम्पियर किसके बराबर है, कूलाम पर सेकंड के बराबर है। सही है भाई। I बराबर में Q बाई टी। सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे बच्चों क्या करना है, एक सूत्र लिखवा रहा हूं जिसमें जो VD है ये ले रखा हमने अप्रवाह वेग। कितना? अप्रवाह वेग, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा जी, इसका जो मात्रक होता है वेग का, ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड, कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो I बराबर में NEAVD, बस इस सूत्र को याद रखेंगे। N का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साहब। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए। E का मतलब होता है यार चार्ज किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। कितना पढ़ा रखा, -1.6 इंटू 10⁻19। ए यहां पर दे रखा है चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल, चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल, चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल जी। और भाई VD हो गया अप्रवाह वेग। तो भैया I बराबर NEAVD, बस मेरे कहने से एक इसको रट लेंगे। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल तुम्हारा चुन्ना मुन्ना सा इस पे आ सकता है। बस आवेश कुछ दे दूंगा, टी का मान कुछ दे दूंगा, और कुछ नहीं करना साहब इसमें, और कुछ नहीं। कुछ इस प्रकार से देख लो बेटा, क्या कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से देख लो। मैंने कहा भाई सवाल भी करवा दो छोटा सा जो बन सकता है इस पे। मैंने कहा कि इन ए कंडक्टर, अभी लिखा देता हूं दोनों भाषा में, इन ए कंडक्टर चार्ज 5 कूलम फ्लो फॉर 2 सेकेंड, फाइंड करंट, फाइंड करंट जी। बेटा जी हमने क्या काम करते हैं, बस इसी लेवल का सवाल करना है कि एक तार में
2 सेकंड में 5 कूलाम आवेश बहता है, धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे शेरों क्या होगा। तुम कहोगे गुरुजी इन्हें ना छोड़ते, मजा आ जाएगा। I इजिकल टू क्यू बाई टी। पढ़ाने को बेटा बहुत चीजें होती है, लेकिन 1 साल का कोर्स थोड़ा ही है, 15 दिन में तुम्हें क्वालिफाई करवाना भाई। तो वो टू द पॉइंट चीजें। अब 5 ठीक है गुरुजी। भाई ये कितने ले ली तुमने? 2। कितना आ गया? 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर केवल, ये याद रख लो मेरे प्यारे बच्चों। शैतान बच्चों, ये बताओ करंट इस पेज पर जितना है, महत्वपूर्ण बिंदु पे टिक जरूर लगाता हूं मैं। 1 2, ये तो वही है, देखो Q बराबर आई टी बेटा। बस ये 1 2 3 4 5 बिंदु है, इन्हें पढ़ो। पढ़ो जल्दी से पढ़ो। इतने लेवल का सवाल तो कर लेना यार भाई, इतना पढ़ो। हो गया? हो गया भाई। बस जैसे ही आप पढ़ लो ना पूरे बिंदु, ये बस जिन जिन पे डबल क्रॉस फेंक रहा हूं ना मैं, इनको मिस नहीं करेंगे। तुरंत बता दिया करो जब ये 4-5 बिंदु हो जाए कि गुरुजी ठीक है। यार प्लीज ये मैसेज मत करो, सिर्फ हाँ ना बोलो यार भाई। मैंने तो यार पूरा कनेक्शन बदल दवा दिया भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है मेरे भाई। मीटर पर सेकंड जो वेग है ना, वेग का मात्रक होता है, वही है। बेटा दोनों एक साथ नहीं होता यार। फिर चलो दूसरे स्टूडियो से ले लूंगा नेक्स्ट क्लास को। और बताओ भाई, मैंने तो मेरे वाली उधर, फिर मुझे एकेडमी वाली स्टूडियो से ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बच्चों दो चीजें एक साथ नहीं देगा यार भाई, कैसी इमोशनल बातें कर रहे हो। कूलाम पर सेकंड और एम्पियर एक ही चीज है। समझ में आया ना? अपना दिमाग मत लगाओ। चलो जी आगे चलें। मैं जरा बोल देता हूं इन्हें भाई। चलो आगे चले, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो ये कुछ चीजों पर भाई, आइए जी कुछ चीजों पर चलते हैं। करंट डेंसिटी जिसे कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, सुनते रहो मेरी बात ना, तुम्हें पूरा डुबो दूंगा इस चीज में, मैं पढ़ाते पढ़ाते रटवा दूंगा। धारा घनत्व पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपर में फंसता है। बच्चों को यह लगता है कि धारा तो अदिश है, तो गुरुजी ये भी अदिश है। करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर यानी कि सदिश, सदिश राशि बच्चों। अच्छा सर, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है इसमें, क्योंकि इसमें गलती का चांस रहेगा। ये वेक्टर है। अच्छा सर, अब देखो भाई क्या होता है, ये जे बराबर में धारा बटे एरिया, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल। धारा बटे में क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा? देखो धारा बटे में क्षेत्रफल। अच्छा जी गुरुजी ठीक है। और मेरे भाइयों जे बराबर में
आई बटे ए कर लिया, ठीक है। तो इसका जो मात्रक लिखते हो वो लिखते हो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक लिखोगे वो लिखोगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों इसमें कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अन्यथा पेपर में तो यही फंसा बस। डबल स्टार जी, और इस पे डबल स्टार ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई, आ जाओ आ जाओ यार, ये बच्चे बोल रहे हैं ना, जरा चैट को ये देख लो करके। ये बोल रहे कि सर बीच में ना बफरिंग हो रहा है, जबकि मैंने सुबह से और कल से क्लास ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अभी यही बच्चे बोल रहे हैं। चैट अभी मैंने ऑफ कर रखी है, क्लास को चलने देना इनसे। ये जहाँ पे है, बाकी मैं पढ़ाने में मजा आ रहा है, जब पढ़ा देता हूं। तो बच्चों ये तीन चीजें आती है, एक दो, बस यहां से तो दो ही चीजें है। और एक मात्रक चाहो तो याद रख लेना, वैसे नॉर्मली मात्रक वैसे भी याद हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें, कुछ सूत्र है इससे संबंधित, क्या क्या है। जैसे आपने आई का मान पढ़ा है तो NE/AV/D ये पढ़ाया तुम्हें? हाँ गुरुजी, एम्पियर होता है। एक सूत्र तो मैंने ये सिखा दिया आपको। एक सूत्र मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि Q बराबर IT। ये कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इनमें, ये भी सिखाया है, ठीक है जी। अब इसी प्रकार धारा घनत्व का भी एक छोटा सा चुटना सा सूत्र है। देखो क्या, J बराबर में हमें करना है I/A, तो NE/VD बटे A कैंसिल हो गया A, तो ये सूत्र हो जाता है NE/VD एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे कहते कि एरिया कट गया अपने एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अरे भाई है तो J ही, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये तो सूत्र में कटा है, यूनिट थोड़ा ना बदलेगी। तो कितना हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बेटा एक ये सूत्र भी याद रख लेना बस, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत यहां से हुई थी, तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी चीजें हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। देख लो, नहीं बैठे रहो अभी 15-20 मिनट, देख लो, बच्चों को वॉच करो, क्योंकि ये वैसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्लास से फुर्सत नहीं है। अब आ जाओ, देखो बच्चों, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे नॉर्मली घरों में जो सप्लाई है, घरों में जो सप्लाई है, या ये कहें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो उसकी आवृत्ति हम कहते हैं 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है देखो बच्चों उसकी 50 हर्ट्ज जी। अच्छा, वोल्टेज कितनी है भाई बच्चों, देखो 220 वोल्ट। किसमें, सिंगल फेज में। किसमें, एकल फेज। कितनी बच्चों, एकल फेज में 220 वोल्ट कर लेते हैं। वहीं जब हम 3 फेज की बात करते हैं तो 3 फेज में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है, याद रखिएगा 415 वोल्ट, ये हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज मानी जाती है। 415 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज मानी जाती है बच्चों। 415 वोल्ट यूज करने की 440 होती है। अगर स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या आएगा हमारे भारत में, तो वो 415 वोल्ट होती है। फिर देखो बेटा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति को, 50 हर्ट्ज को ये कई बार
सी मतलब लिख देता है साइकिल पर सेकंड। तो घबराना मत, क्योंकि साइकिल पर सेकंड का जो मतलब होता है वो हर्ट्ज ही होता है। वो क्या होता है? हर्ट्ज ही होता है। तो ये अपना कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये याद रख लिएगा। छोटे छोटे से महत्वपूर्ण बिंदुओं की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो जी, 50 हर्ट्ज। पेपर में कभी ये पूछेगा भी नहीं विदेश वाली ये 60 होती है, तुम्हें 50 ही अपने भारत वाली ही याद रखनी है। अब आ जाओ वोल्टेज बच्चों। वोल्टेज जिसे आप कहते हो विभव, जिसे आप बोलते हो विभव, हम लोग क्या लिखते हैं देखो, मैं लिख भी दूंगा इसमें, थोड़ा सा कुछ परिभाषाएं आपके काम आएंगी, आपके काम आएंगी। देखो क्या है, एक्सक्यूजेस बहुत है इनके ना, ये कुछ तो इस पृथ्वी के है ही नहीं। ठीक है जी। अरे 230 भी होती है, ये मैं लिख रहा हूं वो जो नॉर्मली हम यूटिलाइज कर रहे हैं जी। ठीक है, तो कभी 230 20 ये देगा भी नहीं एक साथ भाई। यहां पढ़ लो जरा, विभव वोल्टेज क्या है। तो वोल्टेज क्या देता है ये? साइकिल पर सेकंड। मैंने कहा ना हर्ट्ज को साइकिल पर सेकंड लिख देता है कई बार, एक सेकंड में इतनी साइकिल पूरी हो रही है, इसका ये मतलब है। एसी में आएगा वोल्टेज। अब वोल्टेज का मतलब देखो क्या है जी, किसी धनात्मक इकाई आवेश को, धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव, ये मैंने इसलिए लिखा कि एग्जामिनर का एक ट्रेंड है कुछ बेसिक परिभाषाएं पूछने का। चलो देखो, इंग्लिश में भी नाराज मत हो। इट इज ए वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट एनी पॉइंट। बस अगर पूछे तो, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है ना ये थोड़ा सा यूनिक होती है, ये थोड़ा सा यूनिक है। क्या कहेंगे कि धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसका फॉर्मूला और फाड़ू है। तो ये बस परिभाषा इसकी पढ़ेंगे, कई बार ऐसा स्टेटमेंट दे देता है। तो V बराबर में कार्य अपॉन में आवेश, यानी कि वर्क अपॉन में चार्ज, यानी W बटे Q। करोगे इतना, W बटे Q। W बटे Q, कई बार W को बेचा, अब तुम्हें पता है साइंस में कार्य और ऊर्जा नॉर्मली एक लेकर चलते हैं भाई, तो मुझे इसका मात्रक बताओ। अरे आप कहोगे गुरुजी ये है जूल पर कुलाम। क्या है? जूल पर कुलाम। अब देखो इतने से चीज से दो चीज फिट कर दिया आपने। पहला तो ये सूत्र अगर छोटा मोटा न्यूमेरिकल फंसा लिया, और दूसरा इसका मात्रक रे बच्चों, जूल पर कुलाम। अब जूल पर कुलाम को देख लो, क्या सर ये जूल पर कुलाम को और क्या लिख सकता है? अरे पगलो वोल्ट लिख सकता है, वोल्ट। तो जूल पर कुलाम क्या लिख दिया? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। लेकिन अगर तुम्हें फंसा लिया किसमें? गुरुजी जूल पर कुलाम का मतलब वोल्ट होता है। बस इतनी चीज कर लेना और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, जिन पे स्टार लग रहे हैं ना, दो दो स्टार, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये नहीं छोड़ना। अब आ जाओ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का जो मात्रक है वो भी वोल्टेज, क्या लिखोगे? वोल्ट लिखोगे। वो भी क्या लिखोगे जी? वोल्ट ही लिखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप का मात्रक भी वोल्ट लिखोगे।
एक और मात्रक वोल्ट लिखोगे देखो, जिससे आप कहोगे भैया ईएमएफ क्या होता है, इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल, कभी कंफ्यूज कर दे वैद्युत वाहक बल, इसकी मात्रक भी आप वोल्ट रखोगे। एक और होता है बच्चों, क्या लिखते हैं सर, विभवांतर। क्या लिखोगे, विभवांतर, इसका मात्रक भी क्या लिखोगे, वोल्ट लिखोगे। चलो अब तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप लिखना सिखा दूं। भाई कुछ नहीं करना वोल्टेज ड्रॉप में। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है V बराबर IR से। क्या लिखते हो, वोल्टेज ड्रॉप, जिससे आप नॉर्मली हिंदी में बात करें तो यार विभव पतन बोल देते हो, विभव पतन बोल देते हो, विभव पतन बच्चों। तो गुरुजी वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू धारा यानी करंट इनटू प्रतिरोध, ये लिखते हो धारा, ये भैया ये वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप यानी विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप विभव पतन हमें मिल गया I इंटू आर वोल्ट। ये सूत्र तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और 3-5 कुछ करने की तुम्हें जरूरत ना है, और 3-5 कुछ करने की जरूरत ना है। फटाफट जिन पे स्टार लगे हुए वो पढ़ो फटाफट से, जल्दी बताओ जल्दी फटाफट से, जिन पे स्टार लगाए पढ़ लिए वो, जिन पे स्टार लगे वो पढ़ लिया। अब सही है ना, ठीक। जिन पे स्टार लगा वो पढ़ लिया। चलो जी, अब देखो भाई, अब देखो रे बच्चों क्या करना है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लो कि देखो एग्जामिनर कितना कूदे। भाई इसने कहा कि यहां पर ये दिखा दिया इसने, ये आर का मान लिख दिया। भाई देखो बच्चों, इसने आर का मान लिख दिया 2 ओम। भाई यहां धारा दे दी बच्चों, इसने धारा दे दी, ठीक है सर दे दिया, तो धारा दे दी इसने 5 एम्पियर। तो मैं कहा वोल्टेज ड्रॉप बताओ, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप बोलो फटाफट, वोल्टेज ड्रॉप 5 दूनी 10 वोल्ट। कितना, 5 दूनी 10 वोल्ट। ये हो गए वोल्टेज ड्रॉप, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। इतना कर लोगे भैया, तुम लोगों को सिलेबस भी नहीं पता क्या यार भाई अभी तक, ये इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कॉमन टॉपिक है जो करवा रहा हूं चचा। ये देख रहा है, हाँ क्लास में डिस्टरबेंस नहीं, लाल बना दूंगा मैं, ऐसे ही खड़ूस मास्टर हूं मैं। चलो जी आओ बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चले देखते हैं क्या सिस्टम है। हाँ जी अब आ जाओ भाई डायरेक्ट करंट, जिसे हम कहते हैं भाई दिष्ट धारा। डायरेक्ट मतलब कि दिष्ट धारा। और भाई अल्टरनेटिंग समझ रहे हो ना, जो बदलती रहती है। तो देखो भाई दिष्ट धारा का मतलब क्या समझेंगे कि भाई ये वाली बस, कि भाई समय के साथ, ये बना दिया बच्चों समय, समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलती। क्या बना दिया देखो ये, अच्छा सर डीसी है, तो सिर्फ याद क्या रखना है, डीसी का मतलब होता है कि टाइम के साथ यानी समय के साथ, क्या लिखोगे कि समय, समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलता। क्या करना है देखो, समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलता है। यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
नॉट चेंज विद टाइम। लो भाई बच्चों, तुम्हारा बहुत मुद्दा बन रहा था इंग्लिश हिंदी का। मुझे इंग्लिश भी अच्छी आती है, हिंदी भी आती है। अब देखो एसी। एसी का मतलब ये होता है कि समय के साथ, ये भैया ये देखो, समय के साथ मान व दिशा दोनों बदल जाते हैं। समय के साथ मान व दिशा दोनों बदल जाते हैं। समय के साथ मान व दिशा दोनों बदल जाते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। चेंज विद टाइम, बोलो क्या करोगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। देख लो बच्चों, यहां मान कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, और यहां आके मान कुछ और है, लेकिन दिशा ऋणात्मक हो गई। तो ये होता है एसी करंट। इस प्रकार डीसी और एसी बेसिक परिभाषाएं बस आप लोगों को सीखना था और पढ़ना था, और कुछ नहीं जी। ठीक है, क्या करेंगे कि डीसी समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलता, समय के साथ मान और दिशा दोनों बदलेगा। सिर्फ इतना चीजें याद रखें। आ जाओ बच्चों, हमारे पास ना इलेक्ट्रिकल पावर होती है विद्युत शक्ति। क्या बोलते हो इसे हिंदी में? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति होती है। हर हर महादेव। देखो बच्चों, क्या है भाई, वैसे समय होता तो मैं एक्सप्लेन करता रहता, ये था वो था, लेकिन अभी फाइनल टाइम के लिए सिर्फ क्या देखना है बच्चों, देखो भाई क्या है। अमेरिका में 60 होती है भाई। अमेरिका वाली नॉर्मली नहीं पूछता, भारत की पूछता है, वही लिखा है। पावर भैया, इलेक्ट्रिकल पावर, अभी डीसी की ही बात मैं करूंगा, एसी बाद में आएगी तब देखेंगे। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट लिखते हो वॉट। क्या लिखोगे? वॉट। अब इसके सूत्र लिखवा रहा हूं भाई, कभी भूलना मत। हाँ, पी से डिनोट करते हैं पावर बराबर में वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर और बटे में आर वॉट। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो। देखो क्या आज वाली इस क्लास से एक दो नंबर सेट है पक्का, देख लो, खाली नहीं जाओगे, 2 नंबर यहां से कमा लोगे। देखो भाई बच्चों, क्या करना है, जैसे आपको भाई कोई भी परिपथ दे दे, यहां आर का मान माना 2 ओम दे दिया बेटा, ठीक है। और भाई यहां पर देखो करंट दिखा दिया तुम्हें कि भाई इसमें करंट जो जा रहा है, करंट इसमें 2 एम्पियर गया। तो शक्ति बताओ। तो देखो बच्चों, शक्ति क्या होगी? शक्ति बराबर, शक्ति वह भी लिख लेते हैं इसे, पावर लॉस भी यही है और कुछ ना है। तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर गुणा 2, तो 2 दूनी 4 गुणा 2, ये हो जाएगा भाई देखो 8 वॉट। क्या कर दोगे? देखो 8 वॉट उत्तर आ जाएगा भाई। चलो जी, अब नेक्स्ट देखो भाई, ऊर्जा। ऊर्जा देखो, ऊर्जा तो ऊर्जा, अब यहां पर बहुत कमाल की चीजें देखो भाई, बहुत कमाल की चीजें, ध्यान दें। अच्छा, तार निकाल के दोबारा लगा के देखा क्या? अच्छा, देखो बच्चों ने कर लिया का सवाल।
बेटा इलेक्ट्रिकल वाले मेरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की एक 10:30 बजे क्लास है। आपके 70% सिलेबस तो पगलो वही है जो इलेक्ट्रिकल का है, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने देखो ना इसमें दे रखा मॉड्यूल 1 2 3 बना के बाबू। आ जाओ भाई बच्चों, एनर्जी यानी ऊर्जा। तो पहली चीज तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई कि एसआई यूनिट बताओ वैद्युत ऊर्जा की, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट बता दो बच्चों। तो आप कहोगे गुरुजी ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी, जूल। जूल क्या होती है? जूल होती है सर, समझ में आया? ठीक है सर, गलती नहीं होगी। फिर हमारे पास कमर्शियली ऊर्जा की होती है। हमारे पास भैया जो कमर्शियली यूनिट होती है ना, व्यवसायिक यूनिट जो होती है, उसे लिखते हैं किलोवाट आवर में। जिसमें बिजली की बेची बेची जाती है ना, किलोवाट आवर में। बच्चों बताओ सही रहेगा? और भाई एक यूनिट अगर हम देखते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन सिंपल वही सवाल पूछ रहा है भाई आजकल। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। और जैसे हमने कहा ऊर्जा निकालनी है भाई बच्चों, ऊर्जा, तो भाई हमें कर देना पड़ता है पावर गुणा टाइम। पावर गुणा टाइम करना पड़ता है। अब जरा तनिक ध्यान दो कि अगर मैं 1 जूल लिख रहा हूं, 1 जूल का मतलब सीधे सीधे 1 वाट सेकंड होता है। 1 वाट सेकंड होता है। 1 जूल बराबर में 1 वाट सेकंड होता है साहब। तो यहां से देखो भाई, डबल स्टार का वादा किया था, ये लो भाई डबल स्टार की चीज ये रही। 2 ये करोगे, एक इस डिब्बे में बंद कर दी, ये करोगे। अब उसके बाद में देखो भाई, ऊर्जा पावर इनटू टाइम है, तो 1 जूल का मतलब 1 वाट सेकंड होता है। 1 वाट सेकंड होता है। प्यारे बच्चों, कई बार ये 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट में पूछ लेता है, तो ध्यान देंगे। ध्यान देंगे भाई। जरूर, चलो बेटा बिल्कुल कंसिडर करेंगे। और हाँ भाई इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों ध्यान देना, आज रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी करना है हम लोगों को। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करना है। जितने बच्चे यहाँ हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। उन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल चबा जाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज ना मिलके चलेंगी साथ। आ जाओ जरा देखो, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट बराबर में 36 गुणा 10 की घात 5 जूल होते हैं, या फिर 860 गुणा 10 की घात 3 कैलोरी होते हैं। कैलोरी याद रख लो बेटा, ये कैलोरी। तो 1 यूनिट में इतने जूल और इतने कैलोरी होते हैं। फिट कर लो दिमाग में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट परिणाम और रिजल्ट है। अगर बच्चों 1 कैलोरी निकालोगे ना, 1 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, तो भाई इसका मतलब होता है 4.18 जूल से, या फिर कोई टेंशन नहीं 4.2 जूल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 18 और 20 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये होता है भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ इतना पढ़ लिया क्या? इस पेज पर जितने पे डबल स्टार है पढ़ा क्या? फटाफट बताओ। यूट्यूब पर होता है प्रैक्टिस सेट, रमन सर क्लासेस। रमन सर क्लासेस पे होता है। रमन सर क्लासेस पे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी करेंगे। अरे अब डिटेल में मत पढ़ना कि 16 नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। 16 बोला छोड़ दो, अभी से खत्म करो। चलो जी आगे बढ़े। ओके दोस्त, आगे चलते हैं।
देखो बच्चों, हमारे पास में कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ है। अब इसे पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ सब मिलता है, उस क्लास में देखना, बताता हूं मैं तुम्हें। ऐप पर रिकॉर्डिंग मिलती है, कंटेंट ओपन करके देखो। देखो कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ। ठीक है गुरुजी, चालक पदार्थ देखते हैं। कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ। तलाशे मामला क्या क्या है, देखो तलाशो भाई। कंडक्टर वो होता है जिनमें धारा आसानी से बह जाए, जिनमें धारा। अब इसमें देखो ना, जितने टेक्निकल वर्ड है वो सब अंग्रेजी में लिखे हुए भाई। जिसमें धारा आसानी से बह जाए वो सब कंडक्टर आते हैं। तो देखो बच्चों क्या क्या है। अच्छा कंडक्टर होता है भाई अच्छा कंडक्टर में कम प्रतिरोध, यानी कि इसका मतलब होता है लेस रेजिस्टेंस जी भाई। लेस रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए। और भाई इनमें धारा बहती है जी, धारा आसानी से बह जाती है। करंट इजीली फ्लो, करंट इजीली फ्लो। भाई ये बस पढ़ लो, कभी कभी टकराते हैं तो टेंशन मत लो। करंट फ्लो करता है, करंट यानी कि धारा आसानी से बहती है। धारा आसानी से बहती है, बह जाती है धारा आसानी से। ठीक है दोस्त, धारा आसानी से बह जाती है। कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताइए भाई। धारा आसानी से बह जाती है। अब देखो भाई क्या करना है कि कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे कंडक्टर की क्या लिखते हैं, चालकता। इसका मतलब होता है कंडक्टिविटी। ये सब धीरे धीरे चीजें आगे आएंगी। कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होनी चाहिए भाई। कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, भी थोड़ी देर में आएगा ये। ठीक है साहब, कंडक्टिविटी हाई भी याद रहेगा। प्रतिरोध कम हो गया है भाई, ठीक है। देखिए भाई, तापीय कंडक्टिविटी यानी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। ठीक है जी। तांबा, चांदी सबसे अच्छे। अब इसमें भी अगर पढ़ना है ना तो चांदी सबसे अच्छा है, फिर आता है कॉपर। तो अगर हम लोग कहें बेस्ट कंडक्टर, अगर नालायक को हम कहें बेस्ट कंडक्टर, तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, देखिए सिल्वर। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर। अगर हम बेस्ट कंडक्टर तलाशेंगे तो हम लोग लिख रहे हैं, देखिए साहब सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, याद रखो। मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है इनका, जो गलनांक बिंदु है अधिक होता है, ये लिख दिया। देखो जी, ये सिर्फ आपको पढ़ना है। कम तापमान पर सुपर कंडक्टर में कोई प्रतिरोध नहीं होता। देखो सुपर कंडक्टर यानी कि कोई कंडक्टर मतलब कोई प्रतिरोध नहीं। गोल्ड और प्लेटिनम पर जंग नहीं लगता। ठीक है भाई। एल्यूमिनियम तांबे की तुलना में हल्का होता है, एल्यूमिनियम तांबे की तुलना में हल्का होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट लिखे बस हमने, और कुछ नहीं लिखे भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जोड़े यहां पर। अब जैसे टेंसाइल लिखा है तो भाई मजबूत होते हैं, टेंसाइल का मतलब है यांत्रिक रूप से मजबूत होना, वो कहलाते हैं टेंसाइल। यांत्रिक रूप से मजबूत होना वो कहलाते हैं टेंसाइल। डक्टिलिटी का मतलब होता है, देखो भाई बोर्ड पर लिखी हुई चीजें अच्छे से दिख जाएंगी, मैं सामने ना हूं इस वजह से हटा दिया हमने स्क्रीन से भी खुद को। तो देखो डक्टिलिटी का मतलब है कि पतले तार बन सकते हैं। क्या, पतले तार बन सकते हैं। और भैया इसमें धारा बहने के लिए बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, चार्ज कैरियर अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फटाफट ऊपर से नीचे बस पढ़ना है। आसान सा सवाल कभी कभार आ जाता है, ज्यादातर नहीं भी आता। ये बिंदु केवल आपको एक बार अपनी नजर के सामने से निकालने हैं, फटाफट पढ़ो। 2 मिनट दिया तुम्हें बेटा। चैनल का नाम है रमन सर क्लासेस, यूट्यूब चैनल है। रात को 8 बजे वहां होता है, रात को 8 बजे प्रैक्टिस करवाता हूं रमन सर क्लासेस पे। सुपर कंडक्टर का मतलब जिसमें प्रतिरोध शून्य। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें प्रतिरोध शून्य हो। प्रतिरोध शून्य कर दो तो वो हो जाता है सुपर कंडक्टर। और बताओ भाई, पढ़ लिया ये? चलो जी अब आगे चल जाओ थोड़ा सा।
यार भाई देखो, हमारे पास में इंसुलेटर होते हैं कुचालक पदार्थ, तो नॉर्मल सवाल आता है कि चालक भाई कैसे होते हैं, कुचालक कैसे होते हैं? सिर्फ टर्बो बैच से नहीं होगा भाई, मैं तो कह रहा ना, टर्बो में ही तो पढ़ा रहा है ये सारी चीजें। मैं तो कह रहा कि एक्स्ट्रा भी अगर चीजें करनी है तो फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट वहां भी करवाता हूं दोस्त। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। कुचालक, अच्छा सर, कुचालक का मतलब होता है जिनमें धारा नहीं बह रही है, कुचालक। तो क्या कहते हैं, इंसुलेटर वे पदार्थ है जो विद्युत धारा को रोकते हैं, विद्युत धारा को रोकते हैं। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। और भैया इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इनमें ना के बराबर है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इनमें ना के बराबर होती है। अभी कुछ चीजें लिखाऊंगा आपको लास्ट में कि किसमें किस प्रकार का तापमान गुणांक होता है। अच्छा सर, कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ ले क्या? तो देखो भाई, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आगे नॉर्मली बहुत बार आ जाती है चीजें। जैसे इसके एग्जाम्पल जो होते हैं भाई, जैसे जी तांबा अभी लिखाए रखा, देखो इसमें, जैसे सिल्वर सबसे अल्टीमेट था, जैसे एल्युमिनियम है, जैसे एल्युमिनियम है, जैसे गोल्ड है, जैसे पीतल बोल दो, ब्रास हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल थे कंडक्टर भाई। अब कुचालक, जैसे बच्चों दिन में धारा नहीं बहती, आप कहेंगे गुरुजी हाँ, कांच में बहती ही नहीं, रबड़ की बात कर ले नहीं होती, पीवीसी होती है, टैफ्लोन होती है, नहीं जाती जी इनमें, ठीक है। जो लिक्विड वाले हैं, लिक्विड में जैसे ट्रांसफॉर्मर का तेल है, सिलिकॉन ऑयल, इनमें नहीं जाती। हवा की बात करें तो जैसे SF6 गैस टाइप है और एयर, इनमें करंट नहीं बहता। ये क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। अब यार भाई सेमीकंडक्टर है, जरा देख लो, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। क्या होता है बच्चों, अर्धचालक। चलो सर ठीक है, यानी इनकी चालकता जो होती है वो भैया, इनकी चालकता जो होती है किसके बीच में है, इनकी चालकता होती है कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में। तो हम कहते हैं कि जिनकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं हो, इन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर। याद रखना जी। अब देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। क्या क्या पढ़ते हो, सिलिकॉन बहुत फेमस हुआ है, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सब बहुत फेमस हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही थे, ये लिख लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा भी आप लोगों को ये। अब देखो, जिनके तापमान गुणांक जो पेपर में आते हैं, पहले लिखो चालक। चालक का मतलब होता है कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर। अब इसमें आप लिखते हो धनात्मक तापमान गुणांक जी। बेटा तापमान गुणांक अगर पूछेगा तो ये होता है जी पॉजिटिव टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। भाई क्या कहता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है जी, यानी कि धनात्मक तापमान गुणांक होता है। अब सर धनात्मक तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है, ये देख लो जरा भाई। इसका मतलब होता है धनात्मक तापमान गुणांक जी, धनात्मक तापमान गुणांक। भाई बच्चों एक बात बताओ, जब क्लास का टाइम टेबल दे दिया, 10:30 बजे टाइम टेबल है, तो नोटिफिकेशन किसी किसे मैं फोन करके सूचना दूंगा, बताओ? आके चेक किया करो। जब एक टाइम टेबल फिक्स है, और मैंने 10:30 से 1 मिनट पहले क्लास शुरू कर दी थी। धनात्मक तापमान गुणांक कैसा होता है सर? तो देखो भाई बच्चों, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है सर, इसे दिखाना है, कैसे दिखाएं? तो देखो बच्चों, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाए, ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, PTC। अच्छा, इसका तात्पर्य है कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध यानी R, इसे R का मतलब होता है जी प्रतिरोध। जल्दी से देखो फटाफट बोर्ड पर क्या चीज है, जल्दी से देखो भाई क्या चीज है बोर्ड पर। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इस बिंदु को याद कर लो।
चालक पदार्थ जितने भी होंगे, चालक पदार्थ जितने भी होंगे उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखने को मिलेगा जितने भी हमारे पास चालक पदार्थ होते हैं। बेटा 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 पगला गए हो क्या कि सर वैलेंस बैंड कंडक्शन है? भाई चचा वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाऊंगा, ये यहां क्या पढ़ा रहा हूं ये तो देख लो। मूर्खता की हद ही पार कर दी। टीचरों की सुनना ही नहीं तुम्हें, अपनी में लगे रहना है, अपनी में लगे हुए तुम लोग। पहले सुन तो लो। कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है टीचर तुम हो और मैं विद्यार्थी। ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट जी। अच्छा जी, एक होता है हमारे पास में नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अब देखो जी, जितने हमारे पास में इंसुलेटर होते हैं, जितने हमारे पास में ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। इसमें लिखते हो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट जी, इसमें लिखते हो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या लिख रहे हो? निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी कि ऋणात्मक तापमान गुणांक जी। बच्चों इसमें जो ग्राफ आप दिखाओगे, जो ग्राफ आप दिखाओगे, ग्राफ आपको दिखाना होता है ये टेम्परेचर यानी कि तापमान है, और भाई और बहनों ये यहां पर रेजिस्टेंस है। तो ऐसे गिरा दो, ऐसे ऐसे गिरा दो, देखो कम होता आ रहा है कि नहीं। तो इंसुलेटर का ऐसे ग्राफ दिखाओगे तुम। अब ऐसे ही हमारे पास एक होता है, देखो जी, ये इंसुलेटर का एक होता है सेमीकंडक्टर का। एक किसके लिए बनाते हो? सेमीकंडक्टर के लिए बनाते हो, सेमीकंडक्टर के लिए, जिन्हें कहते हो अर्धचालक, जिन्हें कहते हो अर्धचालक। अच्छा सर अर्धचालक का मामला क्या है? तो जरा ध्यान से सुन लो। अर्धचालक, अर्धचालक के लिए भी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही होता है। क्या होता है बच्चों? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही होता है। इसका हिंदी में मतलब लिख लो चाहो तो, वैसे लिख दिया मैंने, तापमान गुणांक। तो ऋणात्मक तापमान गुणांक। बेटा ग्राफ पहचानने को आ जाते हैं, इन्हें छोड़ना मत। अब कैसे क्या पढ़े सर? देखो ये हो गया यहां पर टेम्परेचर, ये हो गया यहां टेम्परेचर, और ये हो गया यहां पर रेजिस्टेंस। तो इसका ग्राफ बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं इस ग्राफ में। जरा ध्यान से देख लो। सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन क्या लगाते हो? निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही लगाते हो, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही मार्क करके आओगे। एक हमारे पास में कुछ स्पेशल पदार्थ होते हैं भाई, जिन्हें कहते हैं जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले। जरा ध्यान से देखो, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी कि शून्य, शून्य तापमान गुणांक वाले, शून्य तापमान गुणांक वाले। बताओ सर, शून्य तापमान गुणांक वाले बताओ, शून्य तापमान गुणांक वाले बता दो भाई। तो देखो बच्चों, शून्य तापमान गुणांक वाले हमारे पास में होते हैं एक मैग्नीन, मैग्नीन, एक होता है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन ये मटेरियल है, कॉन्स्टेंटन को ही आप बोलते हो यूरेका। क्या बोल देते हो? यूरेका। मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, ये बहुत फेमस है क्योंकि ये है जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मसाला, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मसाला जी। ये ले लिया आपने बच्चों यहां पर टेम्परेचर, और ये ले लिया आपने रेजिस्टेंस। तो जो ग्राफ दिखाओगे, ग्राफ आता है देखो ये जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है साहब, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ये भी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, और ये ZTH हो गया। जल्दी से देखो फटाफट से, इतना जल्दी देखो रे बच्चों, फटाफट से बताओ, बताओ जी, जल्दी से बताओ। अच्छा बेटा, भाई तुम्हारे कोर्स की अमाउंट होती है 250 रुपये और तुम्हारी डिमांड होती है 25,000 वाली। अब बताओ, या तो मैं यहां पढ़ा सकता हूं या फिर इन्हें लिख के तुम्हें PDF में भी कन्वर्ट करूंगा। मेरी जीवन खराब करोगे तुम। अबे पहले जो पढ़ा रहा हूं इनको पढ़ लो, पास हो जाओगे। और मैं तो वैसे एक बात बता दूं, देखो भाई, जो मेरी बातों को सुन लेगा ना वो फोड़ जाएगा, एग्जाम फेल हो ही नहीं सकता। जल्दी से बताओ, मैग्नीन सेमीकंडक्टर है क्या? ना 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 ना, मैग्नीन तो हम लोग तापमान त्रुटि को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका, तो ये एग्जाम्पल पूछता है जीरो टेम्परेचर कॉफिशेंट, तो ये आ गया जीरो टेम्परेचर कॉफिशेंट। इन चारों ग्राफ को देखो बेटा, चारों ग्राफ डबल स्टार लगा दिया भाई, डबल स्टार इस पे भी हो गया बच्चों, डबल स्टार इस पे भी हो गया भाई, और बच्चों डबल स्टार इस पे भी हो गया, डबल स्टार इस पे भी कर दो। अब देखो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्डिंग यूज करोगे ये होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, सेमीकंडक्टर में भर दोगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। और बच्चों जैसे इंसुलेटर में है, इसमें करोगे आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, ये कर दोगे आयनिक बॉन्डिंग। और बच्चों यहां पर कंडक्टर में यूज हो जाती है, कंडक्टर में यूज हो जाती है मेटालिक, मेटालिक बॉन्डिंग, लेकिन ये आपको नहीं करना, देख लोगे तो ठीक, नहीं देखोगे तो भी ठीक। अब जरा इन्हें एक बार रिवाइज कर लो। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे देखो, हमारे पास इंसुलेशन की कुछ क्लास होती है। देखो भाई, अरे नहीं नहीं, कॉपी पे नोट्स मत बनाना यार भाई, प्लीज नोट्स मत बनाना, ना इनको प्रिंट करने की जरूरत है, अपनी एप्लीकेशन में रखो, जब भी समय हो बस इनको देख लेना है, पढ़ लेना है, और कुछ नहीं करना। अब इतने दिन में तुम नोट्स बना लोगे, नोट्स तो तब बनाते हो जब एक साल के कोर्स आप कर रहे हो यार भाई, अब प्लीज समय का सदुपयोग करना है। ये हमारे पास में दे रखी है जी इंसुलेशन का वर्गीकरण, इसे कहते हैं हम क्लास ऑफ इंसुलेशन जी, यानी कि इंसुलेशन का वर्गीकरण, इंसुलेशन का वर्गीकरण बेटा एक नंबर की है टेबल भाई। चलो याद रखोगे तुम भी कि गुरुजी ने इस समय ये बात कही थी, एक नंबर की टेबल है ये तुम्हारी, एक नंबर की टेबल है ये। वाई, वाई की रेंज क्या है देख लो, 90 डिग्री। वाई ए की कितनी 105, ई की कितनी 120। पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसे तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, उतना चांस नहीं है, लेकिन इसका बहुत है। बी का 130, एफ 155, एच 180, और सी से 180 से ज्यादा के लिए होती है। जैसे हमारे पास सूत, रेशम, सामान्य कागज, ये हमारे किस में आते हैं देख लो, ये आते हैं वाई में। अगर तेल में भिगोकर कागज देखोगे भाई तो ये आ जाएगा देखो क्लास ए में। जैसे लेदरॉइड, क्लॉथ, फाइबर, ये सब चीजें होती है ना थोड़ा सा हार्ड चीजें, तो ये आगे देखो हमारी यहां। अगर हम ग्लास की बात करने लग जाए, एस्बेटॉस की बात करने, अब्रक, ये आ जाती है देखो जहां बी में। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, देखो यही कॉपी कर लो अब्रक वाला। अब अगर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फाइबर ग्लास, एस्बेटॉस के मिश्रण से बने हुए, एलेस्टोमोर। अब देखो भाई इससे भी ज्यादा चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज, ये सब बहुत बढ़िया होते हैं इंसुलेटर में, तो ये और ज्यादा के लिए। लेकिन अगर पढ़ना है तो केवल ये देख लेना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ फंस जाएगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ फंस जाएगा जी। अभी क्या क्या हो गया देखो भाई, एक बार फिर से चलो जरा बोर्ड पर पढ़ो फटाफट से, कमेंट बंद प्लीज, बोर्ड पर पढ़ो। बोर्ड पर पढ़ो फटाफट से मेरे साथ साथ में। फिर ये देखो, जिन पे डबल स्टार है बस वही पढ़ने भाई। देखो एक बार ये देखो भाई, करंट कुछ सूत्र है बेसिक, छोटे मोटे सवाल भी है न्यूमेरिकल, इसमें छोटे छोटे ही है अभी। अब जरा ये पढ़ो भाई एक बार।
चलो ये चारों ग्राफ देखो एक बार। ये टेबल देखो, इसमें अब बहुत ज्यादा समय नहीं देना आपको। हम्म। इसमें बहुत अति समय नहीं देना, बस बाद में 20-30 मिनट देख लेंगे। अब बताओ फटाफट से, मजा आया? यार भाई अभी तो मैंने क्लास एंड करी ही नहीं यार, पहले ना ये सुन लो, पहले मजा आया इतना पढ़ के? बताओ फटाफट से, ए भाई और बहनों जल्दी से बताओ, इतना कर लोगे? फटाफट से डन करो। ओके, तो माय डियर ये चैप्टर हमने कर लिया देखो कंप्लीट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला। नेक्स्ट 5 मिनट दो, 5 मिनट दो जरा, नेक्स्ट वाले चैप्टर की अभी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है भाई? नेक्स्ट वाले चैप्टर की अभी शुरुआत कर लेते हैं, जल्दी से 5 मिनट दो और अभी नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बोले बाबा केदारनाथ की जय। हाँ एमसीक्यू होगा, पहले सुन लो, एमसीक्यू होगा। ये 3-4 चैप्टर एक जैसे ही है, पहले इनका थियोरिटिकली चीजें करवा दो, एमसीक्यू भी होगा, चिंता ना करो, एकदम हाइपर मत हो जाया करो।